हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का ये 5th पार्ट है जो कि SD यादव मैथ से होगा। और हाँ, आप RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। उसका भी जो लिंक है वो टेलीग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 124 मतलब हम 124 नंबर तक पढ़ चुके थे ना पहले, क्वेश्चन नंबर 124 तक। तो क्वेश्चन नंबर 125 जो कि एक अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं वो मैंने नई वीडियो में बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वस्तु को ₹96 में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए, अगर इस क्वेश्चंस का मतलब ही किसी को तो समझ में ही नहीं आया होगा एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है ये। और सेलिंग प्राइस दे दी है तो उसका क्रय मूल्य पूछा है ना। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चंस को करने के दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। मतलब एक तो पूरा कंसेप्चुअली, कंसेप्ट क्या है इसका क्वेश्चंस का, ठीक है। कंसेप्ट तो काफ़ी बड़ा है, मैं कंसेप्ट पूरा नहीं बताऊँगा वरना एक्स मान के काफ़ी समय हो जाएगा। और एक बताऊँगा इसका अल्ट्रा शॉर्टकट, बहुत जल्दी आप सेकंड में बस आंसर देखते ही आप, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर अपने दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए कंसेप्ट क्या है इसका। देखिए, एक वस्तु को ₹96 में बेचा गया है। तो देखो ये जो ₹96 है ना, 96 मध्य प्रदेश में यही बोलते हैं इसको, ठीक है। कई लोगों को हंसी आती है इस नाम सुनकर, तो मध्य प्रदेश में 96 ही बोलते हैं। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं हम, ठीक है, तो थोड़ा हंस भी लोगे इस बहाने। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 125 में जो सेलिंग प्राइस दी है वो कितनी दी है, 96। मतलब जो 96 है वो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, देखो कि इसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो क्रय मूल्य होता है और एक होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। मतलब आप कोई चीज़ ₹100 में लेकर आए तो या तो आपने उसको 96 में बेचा, या फिर आप कोई चीज़ ₹80 में लेके आए तो उसको आपने 96 में बेचा, ठीक है। मतलब क्रय मूल्य से या तो कम में या ज़्यादा में बेचेंगे ना तो वही होगा सेलिंग प्राइस। मतलब इसमें दो चीज़ जुड़ी हुई है, क्रय मूल्य के साथ प्रॉफिट या फिर क्रय मूल्य के साथ लॉस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है इसमें, तब जाकर ये 96 आया है। और ये बोल रहा है कि यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, मान लेता हूँ मैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस, वो मान लेता हूँ X, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यदि उस पर प्राप्त लाभ का परसेंट उसके लागत मूल्य के बराबर हो। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी उतना ही होगा ना। ये कहना ही तो यही चाह रहा है कि जितना क्रय मूल्य है, मतलब जो क्रय मूल्य है उसका, वो उसके लाभ के बराबर है। तो उसका लागत मूल्य पूछा है, मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रॉफिट कब होगा। तो प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है उसके कॉस्ट प्राइस से। मतलब जब अगर आप ₹5 की चीज़ को 10 में बेचोगे ना तभी तो प्रॉफिट होगा ना। मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ समझना, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो पहले ये समझ लो। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस्ट प्राइस, यही होता है ना। तो चलिए देखिए, पहले आप निकाल लीजिए कितने का प्रॉफिट हुआ उसका, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फार्मूला होता है ना। कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला तो यही होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस निकालने का, कि जितना विक्रय मूल्य है उसमें से प्रॉफिट घटा देंगे आप। मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 96, माइनस प्रॉफिट कितना हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट ₹X का, ठीक है, ये ₹X का प्रॉफिट, ठीक है। और किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, वो भी X है, इंटू 100 बराबर कॉस्ट प्राइस इधर कितना दिया है, तो कॉस्ट प्राइस भी हमने X माना है, बस ये दिया है इसमें, ठीक है। तो X का X में मल्टीप्लाई करेंगे तो X² इक्वल टू 100 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96,000 माइनस 100X, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों नंबर को उठा के इधर ले आओ तो X² माइनस का 100X इधर आएगा तो प्लस का 100X, और ये इधर आएगा तो माइनस का 96,000,
इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, अब ये जो वर्ग समीकरण बनी है, एक वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका फैक्टर करना बता देता हूँ आपको। इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो होगा 160 और एक होगा 60, और 160 और 60 में से हमारे ऑप्शन में सिर्फ 60 है, तो ये होगा आपका आंसर। ये तो आप जनरली देख के ही बता सकते हैं ना, दो फैक्टर होंगे ना, क्योंकि 160 में से 60 घटाएंगे तभी ये 100 बचेगा, और 160 में जब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि 16 जंग 96 होगा ना। तो यहाँ पर इसको देखना, मैं इस तरीके से तो नहीं बताऊंगा ना ये सवाल, ये तो आप बुक में भी देख सकते थे। हालांकि बुक में और अलग मेथड दिया है, बुक में पता नहीं कौन सा फार्मूला है, 10 गुना कुछ 25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस 50, कुछ इस तरीके से है, और ये रटना पड़ जाएगा हमें, तो ऐसे फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ समझना, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप कंसेप्ट से करेंगे ना तो काफ़ी समय लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से क्यों ना करें, क्योंकि काफ़ी समय बचेगा ना हमारा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सर ऑप्शन से तो हर कोई कर सकता है, इसका कंसेप्ट भी बताया करिए। काफ़ी कमेंट भी आई है RS अग्रवाल के उस सॉल्यूशन में, इसलिए मैंने अब दोनों तरीके बताना ज़्यादा बेटर समझता हूँ मैं, ताकि दोनों समझ में आ जाए कम से कम, कि कोई कंसेप्ट सीखना चाहता है तो वो भी सीख जाएगा, कोई शॉर्टकट मेथड जो इसको जल्दी से करेंगे बिना याद रखे। तो यहाँ समझना, ये बोल रहा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये क्रय मूल्य की वैल्यू है ना, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। मैं पूरा पहले समझाऊंगा, उसके बाद इसका शॉर्टकट बताऊंगा, और शॉर्टकट भी समझा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि अभी 4-5 सवाल इसके जैसे आएंगे तो एक करने के बाद आप बाकी के सब करेंगे, ठीक है। तो यहां समझना कि देखो एक चीज तो बोल दी उसने कि क्रय मूल्य जितना होगा बराबर होगा उसके प्रॉफिट के। अगर मैं ऑप्शन से मान लूँ, ये देखो आंसर आया ना हमारा 60, तो ये 60 ही मान लूँ, मतलब 60 ही क्रय मूल्य है और 60 ही प्रॉफिट है। तो 96 रुपये में इसको सेल किया गया है। तो पहली बात ये कि हमें 96 निकालना है कि 96 कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ समझना, अगर मैं 60 रुपये के क्रय मूल्य में जोड़ दूंगा इस 60 का ये प्रॉफिट कितना है 60, मतलब 60 का 60% जोड़ दूंगा, तो 60 का 60%, देखिए 60 में जो क्रय मूल्य होगा उसमें उसी 60 का 60%, इसी का यही परसेंट, समझ में आ रहा है ना, नंबर का ही नंबर परसेंट, मतलब 60 में इसी 60 का 60% जोड़ दूंगा, क्योंकि लाभ हो रहा है ना यहाँ पे, लाभ, तो लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, और हानि हो गई तो घटाएंगे हम। बस एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, या तो लाभ का केस देगा या फिर हानि का केस देगा। हानि होगी तो यहाँ माइनस लगाएंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 6 में 6 का मल्टीप्लाई हो गया 36, ये हो गया 60, 60 प्लस 36 कितना हो गया 96, आ गई ना सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये 60 क्या था हमारा क्रय मूल्य था, और 60 का 60% मतलब 36 ये क्या था हमारा प्रॉफिट था। तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। समझ में आया होगा आई थिंक ये, ठीक है। तो हाँ, इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो बस यही तरीका है इसका, आप ऑप्शंस लें, ऑप्शन में उसी का उतना ही परसेंट जोड़ दें अगर लाभ दिया है तो 60 में 60 का 60% जोड़ेंगे, तो 60 का 60% होगा 36, 36 जोड़ें इसमें, क्या 96 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो 60 होगा हमारा आंसर। देखिए कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, डू नॉट वरी, 5 क्वेश्चंस और हैं इसके जैसे, 4-5 क्वेश्चंस अभी समझ में आएगा आपको। देखिए एक वस्तु रुपये 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, देखिए लाभ दिया है मतलब जोड़ेंगे, तो उसका जो प्रतिशत लाभ है उसके क्रय मूल्य के बराबर है या लागत मूल्य के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य बताइए। तो पहला ऑप्शन, हाँ अब एक चीज़ और बता दूं मैं, जब भी ऑप्शन में इस तरीके का ऑप्शन हो ना, देखिए पहली बात तो ये कि 0 जिसके पीछे होगा वही ऑप्शन होगा, ये तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि 75 में 75 का 75% निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और दशमलव में सेलिंग प्राइस नहीं है। तो जैसे ये 5 है, 12 आ जाए, 23 आ जाए, तो इस तरीके का कोई भी आंसर हमारा ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ये चीज़ तो पता चल गई। अब हमें 3 चीज़ चेक करना है और कोई समय नहीं लगेगा। देखिए प्रॉफिट हो गया ना, लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो जोड़ना है। तो 60 में 60 का 60% जोड़ेंगे तो 36 आएगा, तो ये तो 96 हो रहा है। क्या सेलिंग प्राइस आई? नहीं आई। 80 में 80 का 80%, तो 80 में 80 का 80% कितना होता है? 64। 80 का 80% 64 होगा, जोड़ दो, ये 4, 8 और 6 14, 144 आ गई ना सेलिंग प्राइस। 80 आंसर होगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये हो गया 80 आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है
उसका लागत मूल्य उसके लाभ परसेंट के बराबर है, तो उसका लागत कितना है। तो देखिए यहाँ पर लाभ पूछा है तो जोड़ेंगे, ना तो 35 होगा, ना 37 होगा, ना 25 होगा, 30 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया है पीछे, 0 होना अनिवार्य, ये चीज़ ध्यान रखना। जो भी ऑप्शंस होगा ना, ऑप्शन में 0 होगा ही होगा। ठीक है, चलो मान लो ये आंसर भी होते तो हम पहले इसको चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे 0 है, तो 30 में जोड़ दो 30 का 30%, 3 तिया कितना हो गया 9, तो 30 में जोड़ोगे 9 तो 39 नहीं आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो 30 होगा आपका आंसर। मतलब ये चीज़ तो आप पता चल गया होगा कि 37, 35, 25 कुछ भी नंबर जिसके पीछे अगर 0 नहीं दिया हो तो वो तो आंसर होंगे ही नहीं। और हाँ, अगर ये चीज़ आप अगर समझ गए होंगे तो आप बिना देखे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप आंसर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अब हानि हो रही है यहाँ पे ध्यान रखना, तो हानि के केस में तो घटाएंगे ना हम, जितने की उसने क्रय की थी, मतलब उसकी हानि परसेंट जो है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ ये ऑप्शंस में बता दूँ, ये ऑप्शंस हैं 21 या 100, दो चीज़ है यहाँ पे। दूसरा है 36 या 27, तीसरा है 28 या 43, और चौथा है 30 या 70। तो एक चीज़ पता चल गई ना अभी पिछले क्वेश्चन से कि जिसके पीछे 0 होगा ऑप्शन वही होगा। यहाँ पे 100 में तो है लेकिन 21 में नहीं है, हटा दो। 36, 37 ये तो दोनों ही 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है। हाँ, 30 में 0 है, 70 में ये 0 है। हाँ, तो ये होगा आपका आंसर। बिना देखे भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन बिना देखे तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना, तो हम चेक भी करेंगे इसको। ठीक है, दोनों ऑप्शन लेके बताऊंगा, एक बार 30 लेके बताऊंगा या दूसरी बार 70 लेकर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 में 30 का 30% घटाना है, तो 30 में 30 का 30% कितना होता है, 30 का 30% होता है 9, 30 का 30% होता है 9, तो 30 में से 9 गया तो 21 बचा ना, ये आ गया 21 सेलिंग प्राइस। या फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे 70, तो 70 में से घटाना है 70 का 70%, 49 घटा दो तो भी 21 ही आएगा। बिना देखे आपको टिक करना है बस। अब समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी नहीं आया है समझ में तो और करते हैं। ठीक है, चलो 129 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि लाभ, तो लाभ मतलब जोड़ेंगे, तो ये तो आंसर नहीं होगा ना क्योंकि 5 आ गया पीछे। ये हो सकता है, तो 150 में 150 का 150% जोड़ेंगे, तो देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना। हमें लाभ, देखिए पहली बात तो ये कि जब 75 सेलिंग प्राइस है तो क्रय मूल्य तो कम ही होगा, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं है क्योंकि क्रय मूल्य 150 थोड़ी हो सकता है अगर विक्रय मूल्य 75 रुपये है तो, सॉरी क्रय मूल्य 150 रुपये है और विक्रय मूल्य 75 रुपये है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लाभ होगा ही नहीं उस केस में तो, क्योंकि 150 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 75 में बेच दी तब तो हानि हो जाएगी ना, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं है। अब बचे सिर्फ 2 है जो 75 से कम है, तो 60 में 60 का 60% जोड़ेंगे, तो 60 में 60 का 60% होता है 36, इनको जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब 50, तो 50 में जोड़ दो इसी 50 का 50%, 50 का 50%, 50 में जोड़ दो 5 पंजे 25, तो 50 और 25 कितना हो गया 75, आ गया ना 75, किससे आया 50 से आया, 50 हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली हमने, 4-5 क्वेश्चन कर लिए। और हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया होगा कि वो उस तरह के कंसेप्ट के कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यार काफ़ी अच्छी चीज़ बताई है मैंने, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक तो कर दो वीडियो को। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बारीकी से समझाऊंगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए मान लो किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी तो 100 रुपये में खरीदी, तो ये क्रय मूल्य हो गया इसका। ठीक है, और क्या करा उसने कि उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ पर 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचा, मतलब 120 में बेच दी ना। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बोल रहा है यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती, मतलब 100 रुपये पे नहीं खरीदी होती, अगर मान लो उसने सिर्फ 80 रुपये में खरीदी होती, मतलब 20% कम पे खरीदी होती। ठीक है, और 5 रुपये कम पर बेची होती
और 5 रुपये कम पे बेच, ये परसेंटेज है सारे, ठीक है, ये परसेंट है सारे, ध्यान रखना, ये रुपये मत समझ लेना, 5 रुपये कम में तो 75 मत कर देना, ठीक है, यहाँ परसेंट है। और ये बोल रहा है कि यदि इसको 5 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो पहले बात ये कि 80 रुपये की चीज़ पे, मतलब 80 रुपये क्रय मूल्य है ना, ये देखिए कॉस्ट प्राइस है हमारी, ये सारी वैल्यू 100 और 80 का कॉस्ट प्राइस है और ये होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो 80 रुपये की चीज़ पर, 80 रुपये की चीज़ है, मतलब कॉस्ट प्राइस 80 रुपये है ना, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100% की वैल्यू होती है और हमें चाहिए 25 का लाभ। 25 का लाभ मतलब 125% निकालना पड़ेगा ना। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काट दो इसको, 5 दूना 10, 25 पंजे 125, ठीक है। तो 25 चौक कितना हो गया, 100, ठीक है, तभी तो होगा ना 25% का लाभ। ये चीज़ समझ में आ गई ना यहाँ पे कि 80 की चीज़ अगर 5 रुपये कम में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, यहाँ पर ये बोल रहा है 5 रुपये कम पर बेची होती, मतलब यहाँ पर पहले 120 में बेच रहा है, अब 100 रुपये में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस का अंतर पूछा है, ये देखिए 5 रुपये कम पर बेची होती, पहले की तुलना में 5 रुपये कम पर, तो पहले 120 में बेच रहा था, अब 100 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितने रुपये कम कर दिए उसने, 10% कम कर दिए ना। ये तो पता चल गया आपको, परसेंटेज में कितना कम हुआ है, 10%, वो बोल रहा है 5 रुपये कम हुआ है, तो 5 रुपये कम हुआ है टोटल 10%, तो 100% पे कितना कम हुआ, बस ये चीज़ निकालना है। तो 5 दूना 10 और 2 से 100 कटेगा 50 बार, मतलब 50% जो है, या 50 जो है वो उस वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 50 रुपया, परसेंट नहीं है, सॉरी, ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी थी उस वस्तु की, 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू हमने निकाली ना यहाँ पे, मतलब 50 रुपये उस वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 131, ठीक है। अब यहाँ देखना एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसने वही वस्तु 20% कम पर खरीदी होती, तो मान लो कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसको 25% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा, 125% में, ठीक है। 100% की चीज़ को कितने में बेचा, 125% में बेचा। अब ये बोल रहा अगर उसने 20% कम में खरीदी होती, मतलब 100 की चीज़ को सिर्फ 80% में खरीदी होती, ठीक है, और इतने रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो 30% कितना लाभ हो गया वो समझ लो अब, ठीक है। तो देखिए 80 का 30% होगा 8 या 24, 24 जोड़ दो इसमें, तो 4 और 10 104, ठीक है। यहाँ पे मतलब सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस दिया है यहाँ पर, तो हमें सेलिंग प्राइस में अंतर निकालना है। 5 में से गया 4 तो बचा 1, 12 में से गया 10 तो बचा 2, मतलब ये 21 रुपये का यहाँ पर विक्रय मूल्य में अंतर दिया है। और वो बोल रहा है कि इतने रुपए कम पर बेचा होता, मतलब उसके हिसाब से 10.50 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य का अंतर है, और हमारे हिसाब से 21 रुपये का अंतर है। तो 100% कितना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा और क्रय मूल्य कितना माना है हमने, 100 माना है। तो 21 पंजे 105, ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 21 पंजे 105 और ये 0 है, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। और 0.50 है ना यहाँ पे, तो 21 पंजे 105 और 0, मतलब ये हो जाएगा 50। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देखिए दशमलव में हम किसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 10.50 है ना, तो 2 जीरो नीचे लगा दीजिए आप, ठीक है। देखिए अब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे देखना ये वैल्यू हो गई इसकी, तो 100% कितना होगा, तो ये दशमलव हटेगा तो दो संख्या है ना, तो 2 जीरो लग गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, 1050 में 21 से भाग देंगे तो 21 पंजे 105 और ये 0, मतलब 50 रुपये क्या होगा यहाँ पर आपका क्रय मूल्य होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, उसका लागत मूल्य 10% कम हो गया। देखिए कोई वस्तु मान लो 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, और उसको 12% लाभ पे बेचा, मतलब 112% पे बेचा। अगर उसका लागत मूल्य 10% कम हो गया, मतलब वो सिर्फ 90 रुपये में खरीदा और इतने रुपए ज़्यादा में बेचा, तो 30% का लाभ हुआ। तो 90 पे 30% का लाभ कितना होगा, तो 90 पर 30% का लाभ होगा 9 या 27, तो मतलब 27 रुपये के फायदे पे बेचा। 90 का 130% निकाल लो, एक काम करो, ठीक है। तो
देखिए यहाँ पर तो 9 या 27 हो गया, मतलब 27 अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 107, ठीक है। 27 जोड़ देंगे तो 9 और 2 11, अच्छा 117, सॉरी है ना, 117 रुपये, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है अधिक होता लाभ उसको। तो देखिए 112 और 117 का डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 5% का है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि इतने रुपए का डिफरेंस है, मतलब 5.75 जो है वो 5 की वैल्यू हो गई, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 575 बटे में कितना है 5, क्योंकि 100 से ये 2 नंबर 0 कट जाएंगे ना, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 115 रुपये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य आया है 115 रुपये, जो कि है 100% की वैल्यू, तो हमें चाहिए 20% का लाभ, मतलब 120% में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 से काट दें इसको, तो 20 पंजे 20 छंग 120, 20 पंजे 100, ठीक है। 5 से इसको काट दे तो 5 दूना 10, 1 बचा, 5 तिया 15, 6 तिया 18 की 8, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 138 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 138। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। मान लो कोई चीज़ उसने 100 रुपये में खरीदी और उसको 10% लाभ पे बेचा, मतलब 110 में बेच दिया, उसको सेलिंग प्राइस 110 हो गई। अगर वो उसको 4% कम में खरीदता, 4% कम का मतलब है उसको सिर्फ 94 में खरीदता, सॉरी 96 में खरीदता, ठीक है, तो 6 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसको 18 सही 3/4% का लाभ होता। पहले ये चीज़ समझिए कि 18 सही 3/4 कितना होता है, ये होता है 75/4, क्योंकि 18 सही 3/4 मतलब 18 चौक 72 और 3 75, 75/4 और परसेंट था तो बटे में कितना आएगा 100, ठीक है। तो 25 या 75, 25 चौक 100, 3/16, ठीक है, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/16, मतलब 96 का 3/16 में उसने बेचा, तो 16 जंग 96 और 6 तिया कितना 18 ज़्यादा में, मतलब 96 से 18 रुपये ज़्यादा में बेचा, ठीक है। तो 18 ज़्यादा जोड़ दो उसमें, तो 6 और 6 12 और 2 कितना हो गया 14 की 4, 1 बचा, ये हो गया 114, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है सेलिंग प्राइस का, 4% का। वो बोल रहा है 6 रुपये का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस में, मतलब 6 रुपये का डिफरेंस है, उसके अनुसार हमारे हिसाब से 4% का डिफरेंस, तो 100% के डिफरेंस के लिए कितना वैल्यू होगी, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 50 बार, तो 50 तिया कितना हो गया 150, मतलब उसका जो लागत मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य, वो है 150 रुपये। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है, यदि वह उसे 4% कम में खरीदे और 60 पैसे अधिक में बेचे तो उसे कितना परसेंट, इतने परसेंट का लाभ होता है, तो लागत मूल्य बताइए। देखिए 133 और 134 में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर 6 रुपये अधिक में बेच रहा था, यहाँ पर 60 पैसे अधिक में बेच रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैं सीधा ये वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि इनका डिफरेंस तो 4% का आएगा ना, ये तो क्लियर पता चल गया है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 0.60 पैसा, 60 पैसा यही होगा ना, और वो किसकी वैल्यू है 4% की, तो 100% कितना होगा, बस ये चीज़ पूछिए। तो देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ 60/4, 4 से कटेगा ये 15 बार, ठीक है, मतलब 15 पैसा। एक पुस्तक की लागत जो है वो कितना होगा, 15 पैसा हो जाएगा यहाँ पर आपका, मतलब 15, देखिए यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, मतलब 15 रुपया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल गई ना आपको कि 15 रुपये जो है वो उस एक पुस्तक का मूल्य होगा, पुस्तक की लागत कितनी होगी 15 रुपये, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये पैसा जो है वो रुपये में बदल चुका है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना 15 रुपया, तो 15 रुपया होगा यहाँ पे आपका आंसर। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, देखिए 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पे बेचेगा, मतलब 120 में बेचेगा। अगर वो उसको 20% कम में खरीदता, मतलब सिर्फ 80 में खरीदता, 5 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो आई थिंक ये कर चुके हैं हम, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 80 का 25% मतलब होता है 1/4, 80 का 1/4 होगा 20, 20 ज़्यादा में मतलब 100 में बेचा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितने का आया 10 का, हाँ कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है 5 रुपये का डिफरेंस है और यहाँ पर ये बोल रहा है 10% का, इन दोनों का डिफरेंस 10 का है। तो 10 का है तो 100% कितना होगा, 5 दूना 10, 2 से 100 कटेगा 50 बार, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 50 रुपये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य हो गया उसका 50 रुपया,
ठीक है। एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। तो देखिए 100 रुपए की चीज को 20% का लाभ पे बेच दिया तो 120 में बेचा। अगर वो 10% कम में खरीदता, मतलब 90 में खरीदता और 105 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 35% का लाभ होता। तो 90 का 35% निकाल लीजिए। 35% होगा 35/100, 5 से तो 35, 5 दूना 10, 0, इससे ये कट गया तो 9 सती हो गया 63/2, मतलब 63/2 में बेचा उसको ज़्यादा में। ठीक है, तो 63/2 कितना होता है, सोल्व कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 31.5 ज़्यादा में बेचा। तो 9, 10, 11, 12, ये हो गया 12, 1.5। ठीक है, मतलब ये कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, 1.5 रुपये का डिफरेंस आ गया, है ना। और वो बोल रहा है कि 105 ज़्यादा में बेचा और यहाँ पर आया गया है 1.5% की वैल्यू। ठीक है, तो 100% वैल्यू कितना होगा, दशमलव हटेगा 0 लगेगा, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से तो 21, मतलब 7,000 रुपये क्या होगा आपका उस वस्तु का या उस मेज का क्रय मूल्य होगा। तो 7,000 होगा आपका आंसर। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्रय मूल्य और रेशो विक्रय मूल्य है A/B, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो A/B दिया है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का परसेंट कितना होगा। ये बोल रहा है कि यदि B जो है वो A का 200% है तो A का 200% कब होगा, जब A होगा 100%। तो 100 का 200% तो 200 ही होगा ना। 100 का 80% 80 होता है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 100% 100 ही होता है, 100 का 200% 200 ही होता है। आप निकाल के देख लीजिए, 100 का 200% तो 100 से 100 कटेगा तो 200 ही बचेगा ना। तो 100 का 200% 200 होगा, मतलब B जो है वो A का 200% है। तो अगर A मान लो, ये 100 माना है मैंने, ठीक है, कि अगर A मान लिया मैंने 100% है तो B जो है वो उसका 200% होगा। तो 100 का 200% 200 ही होगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताओ, मतलब ये चीज़ है कि क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 200 रुपये। कोई चीज़ 100 में खरीदी 200 में बेची, कितने का फायदा 100 रुपये का, किस पे 100 रुपये पे। तो 100% कितना, तो 100 से 100 कटेगा तो 100% 100 ही आएगा ना आंसर। ये तो आप जनरली देख कर ही बता सकते थे, ठीक है, लेकिन सारे लोगों को समझ में आए इसलिए थोड़ा सा। दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरे के मूल्य में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो भी अनुपात यथावत रहता है। ठीक है, अनुपात में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। देखिए दो वस्तु का मूल्य कितना है, ये पहली वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है, इनका अनुपात दिया है 3:4 में। ओके, यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, देखिए अब यहाँ पे पहली वस्तु का मूल्य अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा तो दशमलव में आ जाएगी ना ये, ठीक है, तो दशमलव में तो हम सोल्व नहीं करेंगे। तो आप एक काम करो, इसको 30 मान लो, इसको 40 मान लो, मान सकते हैं। ये डाउट में किसी के दिमाग में आना नहीं चाहिए कि 30 क्यों मान लिया। मान सकते हैं, आप चाहो तो 3000 मान लो, इसको 4000 मान लो, लेकिन बराबर मानना। आप सोचो इसको 300 मान लूँ और इसको मैं सिर्फ 40 मानूँ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगा तो वापस 3:4 आना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर मान लो, इसको 4 गुना कर लो, इसको भी 4 गुना कर लो, इसको 6 गुना कर लो, इसको भी 6 गुना, बराबर जो भी किया जाए ना वो दोनों साइड बराबर करो। ठीक है, अगर इधर 0 लगाया है तो इधर भी 0 लगेगा। ठीक है, मान लो ये संख्या 30 है और ये 40 है, क्योंकि सरल संख्या तो 30 ही है ना, चाहूँ तो मैं 300 भी मान सकता हूँ। अब ये बोल रहा है कि उनमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया गया, मतलब पहली का भाव जो है वो 10% बढ़ा दिया, तो 30 का 10% कितना होगा 3, तो 3 बढ़ा दिया, तो 3 की वृद्धि कर दी, तो 30 में 3 की वृद्धि मतलब 33 हो गई वो। ठीक है, और दूसरे के मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि कर दी, तो पहले 40 रुपये था, अब कितना हो गया 44 रुपये हो गया 4 की वृद्धि करने के बाद। ठीक है, तो भी अनुपात यथावत रहता है, मतलब जो अनुपात था पहले वो यथावत रहेगा, मतलब पहले की तरह ही रहेगा। तो आप इसको काट के देखिए, तो 33 44 किससे कटता है, 11 से कटता है ना, तो 11 तिया 33, 11 चौक 44। पहले 3:4 अनुपात था क्या 3:4, तो हाँ पहले भी तो 3:4 ही था ना, मतलब अनुपात जो है वो यथावत आ गया है ना।
तो ये बोल रहा है तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु बी है, और दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, 40 था। तो 40 हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, आप 400 मान के देखोगे ना तब भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ओके, जो ऑप्शंस में दिया हो उस तरीके से हम सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 40 होगा। एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य दिए हैं, तो ये रेफ्रिजरेटर है और ये टेलीविज़न है, 5:3 में दिया है इनका मूल्य। ये बोल रहा है रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है वो टेलीविज़न 3 से कितने रुपए ज़्यादा है, तो ये 5 रुपये का है रेफ्रिजरेटर और टीवी सिर्फ 3 रुपये की, मतलब ये 2 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है 5500 रुपये ज़्यादा है, तो 2 हो गई 5500 की वैल्यू। ठीक है, तो हमें किसकी चाहिए, रेफ्रिजरेटर का मूल्य, मतलब हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो 2 हो गया इसकी वैल्यू, तो 5 किसकी होगी, है ना। तो बस सोल्व कर लो इसको। 2 हो गया इसकी वैल्यू, तो 1 किसकी होगी, तो 2 से काट दो इसको, 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 पंजे 10, ये 1 की वैल्यू हो गई। तो हमें चाहिए 5 की वैल्यू। बस कुछ नहीं करना, 5 में गुणा कर दो इसका, सिंपल है। 0, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, 25 की 5, 2 बचा, 5 तो 35, 2 37 की 7, 3 बचा, 5 दूना 10 और 3 13, मतलब 13,750 जो है वो इस रेफ्रिजरेटर का मूल्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये में बेचे। देखिए उसने 3 प्रकार के फल बेचे हैं, मतलब एक बड़े प्रकार के, एक मध्यम प्रकार के और एक सबसे छोटे प्रकार के, और उनका जो प्राइस है रुपए वो कितने हैं, बड़े प्रकार के 15 रुपये में बेचे, मध्यम प्रकार के 10 रुपये में बेचे और छोटे प्रकार के 5 रुपये में बेचे। और बेचे गए सेबों का अनुपात, कुल सेबों का अनुपात 3-2-5 है, मतलब उसने 3 बेचे, ये इसने 2 में बेचे, इसने 5 में बेचे। ठीक है, तदनुसार उस सेब की औसत कीमत कितनी है, एवरेज हमें वैल्यू निकालना है उसकी। तो उसने 5 रुपये का एक सेब बेचा और टोटल कितने बेचे, 5, तो 5 रुपये में एक, तो 5 सेब की कीमत कितनी हो गई, टोटल 25। ठीक है, ये एवरेज कीमत निकाल दी कि हर एक सेब 5 रुपये में बेचा और टोटल कितने बेचा, ये मात्रा है ना क्वांटिटी कि बड़े सेब 3 बेचे, मध्यम सेब 2 बेचे और छोटे सेब जो है वो कितने बेचे, छोटे सेब 5 बेचे। तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, 10 में 2 का मल्टीप्लाई 20, 15 में 3 का मल्टीप्लाई 45, मतलब इतने रुपए में सारे सेब बेच दिए। ठीक है, इतने रुपए में सारे सेब बेच दिए ना। तो देखिए यहाँ पर कितने हो गए टोटल सेब, 25 और 20, 45 और 45 90, मतलब 90 रुपये में सारे सेब बेचे। लेकिन हमें तो औसत चाहिए ना, औसत कि हर एक सेब लगभग कितने में बेचा, क्योंकि यहाँ पर रेट फिक्स नहीं है। बड़े सेब को बेचा 15 रुपये में, छोटे वाले को बेचा 10 में और उससे भी छोटे वाले को बेचा 5 में। तो यहाँ पर सेब कितने हैं टोटल, 90 जो सेब हैं, 90 रुपये के जो सेब हैं उनको बेचा है उसने, मतलब जो 90 रुपये में बेचा है उसने, कितने सेब बेचे हैं टोटल, तो यहाँ पर 90 रुपये में टोटल कितने सेब बेचे, 3 ये बड़े, 2 उससे छोटे और 5 उससे छोटे, मतलब 5 और 2 7 और 3 10, मतलब टोटल उसने कितने सेब बेचे हैं, यहाँ पे 10 सेब बेचे हैं। 90 रुपये में 10 सेब बेचे, मतलब 9 रुपये में एक सेब बेचा। तो प्रति औसत का मतलब ही तो यही होता है कि लगभग एक कितने में बेचा, एक एवरेज, तो 9 रुपये में बेचा। तो एवरेज जो है वो 9 रुपये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखो यहाँ पर अंकित मूल्य एक नया शब्द आया है जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा था 140 क्वेश्चंस तक। ठीक है, मतलब ये जो अंकित मूल्य है वो किसी भी बुक पे जो छपा हुआ प्राइस रहता है, मतलब उस पे जो प्रिंट रहता है, इसके कई नाम है। ठीक है, मुद्रित मूल्य, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, तो मार्क्ड प्राइस। तो ये जैसे जैसे नाम आएगा इसका मैं बताता जाऊंगा आपको। और मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि हाँ, जब भी मैं अगला चैप्टर होगा डिस्काउंट हमारा, ठीक है, पहले बात सुन लीजिए पूरी, क्योंकि कई लोग कमेंट करने लग जाएंगे। फिर अगला चैप्टर होगा डिस्काउंट, मैं वहाँ पर मार्क्ड प्राइस को भी 100 मानकर करवाऊंगा और क्रय मूल्य को भी 100 मान के करवाऊंगा। और इन दोनों में जब आप 100 मानेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी,
लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और दोनों को हम 100 मानकर अच्छे से डील करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना, पहले ये बोल रहा है अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचा तो 25% का लाभ हुआ। पहले तो एक चीज़ है कि लाभ होता कब है। लाभ कब होगा? जब कोई क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेचेगा, मतलब क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। 25% का लाभ कब होगा? जब प्रॉफिट कब होगा? पहले तो देखो, तो प्रॉफिट कब होगा? जब मैं इस सेलिंग प्राइस में से ये कॉस्ट प्राइस उधर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। ये चीज़ पता चल गई। मतलब ज़्यादा में बेचेंगे ना, जितने खरीदी 100 में खरीदी और मान लो 120 में बेची, तो 120 में से 100 गया तो बचा कितना? 20। तो ये 20 ही तो है आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ समझना कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तभी प्रॉफिट होगा। ये बोल रहा है अंकित मूल्य के 3/4 पर बेची। मैं अंकित मूल्य को 100 मानकर 3/4 मतलब 75% मान करके भी इसको सोल्व करवा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पूरा आपको डीपली कंसेप्ट बताऊँगा, ठीक है, और क्वेश्चंस के अनुसार हमें इसको डील करना है। तो यहाँ समझना अंकित मूल्य के 3/4 पे बेची, तो अंकित मूल्य मान लो, और पूछा क्या है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो जब भी अनुपात पूछे ना तो फालतू के कंसेप्ट लगाने की बजाय जो बोला जाए वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य मतलब एमपी के 3/4 पर बेची तो 25% का लाभ हुआ। अब समझना यहाँ लाभ कब होगा और किस पर होगा? तो हम जानते हैं कि क्रय मूल्य पे होगा, ठीक है। अंकित मूल्य के 3/4 पर बेची तो क्रय मूल्य का 25% का लाभ हुआ क्रय मूल्य पर। तो क्योंकि लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, और क्रय मूल्य जो होता है वो 100 की वैल्यू होती है, तो हमें चाहिए 25 का लाभ, मतलब उसको 125 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ पूछी है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। तो ये क्रय मूल्य को उठा करके मैं इधर ले आऊँगा, मतलब MP/CP इक्वल टू वहाँ पे कितना है? 125/100 तो है ना ऑलरेडी है, और ये जो 4/3 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ 3/4 था ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना? 4 ऊपर चला जाएगा, ये वो 3 आ जाएगा नीचे, ये 3 नीचे आ गया, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लो। 25 चौक 100, 25 पंजे 125, इस 4 से ये 4 कट गया, मतलब 5/3। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 5:3। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटा तरीका तो कोई नहीं होगा ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसके लागत का 1/3 है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस की 1/3, मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3 है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य को उठा करके बटे में ले आऊँगा। मतलब कोई चीज़ 3 में खरीदी 4 में बेची तो 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, और 1 रुपये का फ़ायदा हमेशा क्रय मूल्य पे होगा, और क्रय मूल्य कितना है? 3। तो 1 रुपये का फ़ायदा 3 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33.33%। परसेंटेज की पहली वीडियो देख लेना, सारा कंसेप्ट मैंने बताया है इन फ्रैक्शंस वैल्यू का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो हानि कितने की होगी? तो देखो ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, मतलब 5 रुपये में खरीदा 4 रुपये में बेचा, 1 रुपये की हानि हो गई। 1 रुपये की हानि क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है? 5 से, तो 100% कितना होगा? तो 5 दूना 10, 20% की हानि होगी, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय उसके क्रय मूल्य का इतना गुना है, तो किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का 8/5 गुना है, क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, ठीक है। तो उस पर लाभ परसेंट कितना होगा? तो क्रय मूल्य को उठा करके बटे में डाल दो। मतलब कोई चीज़ 5 में कॉस्ट किया और सेल कितने में किया? 8 में। 5 रुपये की चीज़ को 8 में बेचा, मतलब 3 रुपये का फ़ायदा। 3 रुपये का फ़ायदा किस पे? जितने पे हमने खरीदा। 3 रुपये का फ़ायदा 5 रुपये पे, तो 100 रुपये पे कितना? 5 दूना 10, 20, और 20 क्या कितना आ गया? 60, मतलब 60% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। देखो एक स्कूटर उसने खरीदा अंकित मूल्य के 13/15 में, और अंकित मूल्य से 12% राशि अधिक लेकर उसको बेच दिया। तो अंकित मूल्य का 13/15 में खरीदा, मतलब समझना खरीदा कितने में है? कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस का 13/15, ठीक है। तो
मार्क्ड प्राइस को उठा करके बटे में डाल दिया, मतलब अंकित मूल्य 15 रुपये है, क्रय मूल्य 13 रुपये है। ठीक है, और ये बोल रहा है अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। अंकित मूल्य से भी 12% ज़्यादा पे बेचा, मतलब जितने पे छपा हुआ था उससे भी 12% ज़्यादा में ही बेचा है उसको। ठीक है, तो कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है हमें वो निकालना है। तो बस 15 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 12% ज़्यादा में बेचा है ना। तो अंकित मूल्य से 12% ज़्यादा में बेचा, तो अंकित मूल्य जो कि होता है 100% की वैल्यू। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 12% अधिक पर बेचा, और अंकित मूल्य 100% था, तो 12% का प्रॉफिट कब होगा, जब उसको 112 में बेचेंगे हम। ओके, तो बस इन दोनों नंबर्स का आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर आएगा वो 1680 आएगा, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 16.80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, क्योंकि प्रॉफिट ही हुआ है ना इतने का। हाँ, अब यहाँ पर फिर से एक नया कंसेप्ट आता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो ये है इसको करने के कई तरीके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, और इतना सिंपल बताऊंगा कि आप मुश्किल से इस तरह के क्वेश्चंस को आप 3 से 4 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होगा आपको, अगर बहुत जल्दी करना है तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची, तो उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, मतलब यहाँ पर 250 कुर्सियाँ सेल करी, तो उन पर 50 कुर्सियों की सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। मतलब दो सेलिंग प्राइस दे दे, मतलब डबल सेलिंग प्राइस। जब भी क्वेश्चंस में दो सेलिंग प्राइस दे दे और दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, डबल सेलिंग प्राइस दे दे। ये नया कंसेप्ट है यहाँ पे, बस ये क्वेश्चंस को समझना है हमें। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, अगर इसको काफ़ी जल्दी से करना है, वरना कंसेप्ट तो आप सभी जानते ही होंगे, बहुत लंबा हो जाएगा कंसेप्ट बताऊंगा मैं तो। ठीक है, और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता चलूँ उनका। ठीक है, तो यहाँ पे समझना, डबल सेलिंग प्राइस जब भी आ जाए कि 250 कुर्सियाँ बेची, तो उस पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसके लाभ का परसेंट कितना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी दो सेलिंग प्राइस दे दे तो लाभ दिया हो प्रश्न में तो हम घटाएंगे, उल्टा करेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। लाभ दिया हो तो घटाएंगे और हानि दी हो तो जोड़ेंगे। सिंपल है, लाभ दिया हो तो घटाएंगे उल्टा, और हानि हो रही हो तो जोड़ देंगे। अब कैसे, अब हाँ, अब समझते हैं। सीधा 1 लाइन में आंसर आएगा, 1 लाइनर है ये। जब भी 2 सेलिंग प्राइस दे तो हमें छोटी सेलिंग प्राइस को ऊपर रखना है बस। 250 बड़ा है या 50, तो 250 बड़ा है, तो हमें तो छोटे नंबर देखना है ना। छोटा कौन सा है, 50 छोटा है ना 250 से, तो 50 लिख दो। और हाँ, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो लाभ हो रहा है तो घटा दो। 250 में से गया 50, कितना बचा 200, तो 100% कितना, बस सिंपल है। 50 चौक 200, 4 से 100 कटेगा 25 बार। ठीक है, नहीं आया ना समझ में, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। देखिए, 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य, यहां पर भी सेलिंग प्राइस दी है, यहां पर भी बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस दी है, और बराबर क्या हो रहा है, घाटा। घाटा हो रहा है मतलब हानि हो रही है, तो हानि हो रही है मतलब जोड़ेंगे, उल्टा करना है ना। ठीक है, निकालते हैं। तो छोटी वैल्यू रखना है ऊपर, बता दिया है मैंने, 144 और 6, छोटी संख्या है 6, और बटे में घाटा हो रहा है तो जोड़ दो इन दोनों को। 144 में 6 जोड़ेंगे तो 150 गुना 100, 0 से 0 कट गया। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 दूना कितना आ गया 4, मतलब 4% का क्या होगा, घाटा। ठीक है, एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य, मतलब ये भी बेचना सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो घटाएंगे ना, तो घटा दो। छोटी वैल्यू ऊपर रखना है बस, और घटा दो। 60 में से गया 15, कितना बच गया 45, तो 100% कितना होगा, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 33.33% की। ये इतने का लाभ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है ना, बस सिंपल सा तो है। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ हो रहा है तो घटाएंगे, छोटी वैल्यू लिख दी ऊपर 5, घटाएंगे तो 25 में से गया 5, कितना बचा 20, तो 100% कितना होगा, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25% का लाभ होगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक ये। चलिए अगला देखते हैं।
एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य, यहाँ पर भी दोनों सेलिंग प्राइस दी है और क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो जोड़ देंगे। तो छोटी वैल्यू ऊपर रख दो 4, नीचे इन दोनों को जोड़ दो। 36 और 4 कितना हो गया 40, तो 40 4 का 10% होता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, कितना बचा 10%। तो 10% हो गया यहाँ पर आपका आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इससे छोटा क्या कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको, सीधा वन लाइनर है, आप देखते जाएंगे और आंसर आ रहा है। ठीक है ना। चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखें हम, तो एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, एक कपड़ा विक्रेता है जो 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो वही क्वेश्चन है, लाभ प्राप्त कर रहा है तो घटाएंगे हम, तो छोटी वैल्यू ऊपर रखना है। ठीक है, नीचे क्या रखना है, घटा करके। 3 में से गया 1, 2 बचा, 3 में से गया 1, 2 बचा, तो 100% कितना होगा, 11 दूना 22, 2 से 100 कटेगा 50 बार, मतलब 50% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर की लागत प्राप्त हो जाती है, तदनुसार उसका लाभ कितना है। देखो ये कहने का मतलब ये है इसका कि एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर की लागत प्राप्त हो गई है। मतलब यहाँ पे ये कहने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये बोल रहा है कि जब 33 मीटर का कपड़ा हमने सेल किया, तो सेलिंग प्राइस 33 मीटर के कपड़े की वो जो है वो 11 मीटर की लागत प्राप्त कर दिया है उसने। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना, 11 मीटर की लागत प्राप्त हो गई जब 33 मीटर का कपड़ा बेचा। इसका सीधा मतलब है इसका कि ये आपका प्रॉफिट है। देखिए जब 33 मीटर का कपड़ा बेचा तो 11 मीटर की लागत प्राप्त हो गई, मतलब ये प्रॉफिट प्राप्त हो गया 11 मीटर के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 33 सेलिंग प्राइस में, देखो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है प्रॉफिट के केस में, कि उसमें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। मतलब सेलिंग प्राइस पे मुझे 11 रुपये का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब जितने, देखो 33 रुपये का जो कॉस्ट प्राइस था वो तो आया सही। ठीक है, उसके साथ मुझे ये 11 रुपये का लागत भी प्राप्त हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 11 रुपये की, वो भी प्रॉफिट हो गया उसका भी मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 33 रुपये का सेलिंग प्राइस, 33 और 11 मतलब 44 रुपये के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 33। तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, मतलब 3 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 4 रुपये में बेची, 1 रुपये का फ़ायदा। 1 रुपये का फ़ायदा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य है 3, तो 100% कितना होगा, 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33%। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस था प्लस ये प्रॉफिट था, दोनों को जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगी, है ना। और सेलिंग प्राइस पे 11 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो बस यही तो चीज़ थी हमारी कि 11 सेलिंग प्राइस पर 11 का प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो 11 का प्रॉफिट था हमें, या आप इजी देखो, ये तो हमने कंसेप्चुअली बता दिया ना मैंने आपको डिटेल में पूरा, आप सीधा निकाल सकते थे कि जो 11 का प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस 33 पे हुआ है, तो 100 पे कितना हुआ होगा। बस ये बोल रहा है कि जब 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 11 की लागत प्राप्त हो गई, 11 का प्रॉफिट हो गया, तो 33 बेचा तो 11 का प्रॉफिट हो गया, तो 11 का प्रॉफिट 33 से हो गया, तो 11 तिया 33, आप सिंपली निकाल सकते थे डायरेक्ट इसको, 33.33%। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला करते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम काफ़ी शॉर्टकट वे में कर सकते हैं विद इन 7 या 6 या 7 सेकेंड में। ठीक है, 6 से 7 सेकेंड या उससे भी कम सेकेंड में कर लेंगे, 5 सेकेंड में। ठीक है, लेकिन वो तरीका तो मैं बाद में बताऊंगा ना, पहले हम इसका कंसेप्ट जानेंगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसके जैसा कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे समझना, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है यहाँ पे। तो मान लिया जाए कि एक गेंद का मूल्य है x रुपये। ठीक है, मैं इसको कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में कैसा आंसर होगा और शॉर्टकट में इसको जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट जानना भी जरूरी इस तरह के क्वेश्चंस का, कि 17 गेंदों को इतने में बेचा तो 5 गेंदों के बराबर वो हानि हुई। यहाँ पे सिंपल अगर बोल देता कि 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के बराबर लागत मूल्य के बराबर होता, तो हम वो उस तरीके से कर सकते थे सीधा। लेकिन ये बोल रहा है 17 गेंदों को इतने रुपए में बेचा, अब रुपए भी दे दिए ना उसके साथ, तो और एक गेंद का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए मान लो एक गेंद जो है वो
x रुपये में खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना दिया है एक गेंद का, x रुपये। ठीक है, अब इसमें देख ये बोल रहा है कि तो देखो यहाँ पे उसने कितनी गेंदें खरीदी है, 17, तो 17 गेंदों का क्रय मूल्य कितना होगा, एक गेंद का x है तो 17 गेंदों का होगा 17x रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य ये तो पता चल गया ना आपको। अब देखना ये बोल रहा है कि 17 गेंदों को इतने रुपए में बेची तो 5 गेंदों के बराबर के लागत मूल्य के बराबर क्या हुई है, हानि हुई है। मतलब यहाँ पर हानि का केस दिया है और वो भी 5 गेंदों के बराबर की। ठीक है, तो यहाँ समझना 17 गेंदों को जब बेचा, मतलब 17 गेंदों का जो बेचा तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई और 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 17x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना 17 गेंदों का क्रय मूल्य 17x और 17 गेंदों का सेलिंग प्राइस भी 17x। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब इसमें से अगर 5 गेंदों के बराबर हानि हुई, 5 गेंदों के लागत मूल्य के, ठीक है, तो हानि कितनी हुई, हानि निकालते हैं हम एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है 17x में इतने रुपए में बेची तो बराबर हुई उसकी हानि कितने के, 5 गेंदों के लागत मूल्य के। तो एक गेंद x रुपये की तो 5 गेंद कितने रुपए की, 5x रुपये की। ठीक है, मतलब जो टोटल हानि हुई हमारी वो कितने की हानि हुई हमारी, टोटल हानि देखिए एक्चुअली ये जो हानि हुई है हमारी वो 720 रुपये के कारण हुई है, क्योंकि जब हमने 717 गेंदों को 720 में बेचा तभी तो हमें हानि हुई है 5 गेंदों के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल हानि कितने की है, 17 - 5 मतलब 12 की हानि है, 12x की। ठीक है, और वो बोल रहा है 720 की हानि है, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 720/12, 12×72 0। ठीक है, तो ये 60 हो गया आपका आंसर। मतलब एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, 60 रुपये आ गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं ना, लेकिन हम इतना लंबा तो नहीं करेंगे। अब हम इसको शॉर्टकट में करेंगे। कैसे करेंगे कि देखिए 17 गेंदों को इतने रुपए में बेचा तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो कितने रुपए में बेचा, तो रुपए लिख दो 720 और बटे में हानि हुई है ना, क्यों, क्योंकि 17 गेंदों को 5 के बराबर बेचा तो 17 गेंदों को इतने में बेचा तो 5 के बराबर हानि हुई। तो जब भी हानि हो तो इन दोनों नंबर्स को घटा दो और जब भी लाभ हो तो इन दोनों नंबर को जोड़ दो, क्योंकि सिंपली 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा ना, और वही तो केस बचा था हमारा 12। और इसी क्वेश्चंस को मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया है और यहाँ पे इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो बस जितने रुपए दिए हो इनमें इन दोनों का डिफरेंस लेकर के आप उसको डिवाइड कर दो, 12×72 60 रुपये, 60 रुपये एक गेंद का लागत मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम जल्दी करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो हानि की जगह लाभ होता तो हम क्या करते, इस 17 में इस 5 को जोड़ देते, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 17 और 5 हो जाता 22, फिर 22 से हम डिवाइड कर रहे होते। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो 2 सेलिंग प्राइस दे दी ना फिर से, तो क्या करना है, छोटी वैल्यू को ऊपर रखना है और क्या बोल रहा है, लाभ हुआ है तो लाभ के केस में घटाएंगे ना, तो 100 में से गया 20, बचा कितना 80, तो 100% कितना होगा, 20 चौक 80, 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 155 जो है वो अलग पैटर्न का है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, हाँ सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को अगर नए आए हो तो आप। ठीक है, पूरी SD यादव का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, 3D 2D वॉल्यूम एरिया सब कुछ, एडवांस मैथ्स पूरा है ना, सब कुछ विद कंसेप्ट। ठीक है, तो हर चैप्टर की वीडियो आपको मिलेगी लगातार। और हाँ मैं ट्राई करूंगा कि 1 मंथ के अंदर अंदर, या 1 मंथ तो शायद कम बोल दिया मैंने, 2 मंथ लगभग लग जाएंगे, 2 मंथ में इसको मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, पूरी बुक्स को करवा दूंगा 2 मंथ में, और मुझे तो पूरा टाइम लगेगा, 2 मंथ लग जाएंगे इसको कंप्लीट करवाने में। लेकिन आप जो हैं वो आप एक ही दिन में कई चैप्टर समझ सकते हैं अगर वीडियोस के थ्रू आप देखते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं कि पहले हर एक चैप्टर्स के इनके जो है वो क्वेश्चंस की एक 25 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ में 5 घंटे नहीं बैठ सकता और इतना समय नहीं होता, तो मैं 25 क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊंगा काफ़ी, और उनको बाद में कर दूंगा मर्ज। ठीक है, तो जिसको जो क्वेश्चंस देखना है वो उसी वीडियो में देख लेगा। ठीक है, तो वीडियो मर्जिंग होगी जब चैप्टर्स के सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मिलते हैं कल। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।